क्लास जैसा कि लास्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, अब उस जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस भी थे, तो उस ऑब्जर्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्राफ देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड मतलब कैसे होता है उसके बीच में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, चलिए आज ये सारा चीज़ एक लेक्चर में होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। सबसे पहले मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोग सुनने की कोशिश करिएगा। For each metal, certain minimum frequency of light is needed to eject the electron. This is known as threshold frequency, and it is different for different metals. Light of less than threshold frequency ejected electron not materialistic. The kinetic energy of ejected, अब देखिए क्या है, बोल क्या रहा है कि अगर किसी मेटल पे मान लीजिए हमारे पास तीन तरह के मेटल हैं। ठीक है, तो उन पे हम एक तरह की फ्रीक्वेंसी गिराएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें V1 फ्रीक्वेंसी, इसमें सेकेंड फ्रीक्वेंसी गिरवा रहे हैं, इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी गिर रही है। ठीक है, तो थ्री टाइप अलग अलग, तीनों में क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा तीनों में। ठीक है, इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन तीनों में। ठीक है, अब कितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के ऊपर। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड होगा। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का उतना ज़्यादा स्पीड होगा। ठीक है, आगे देखिए एक पॉइंट और, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ब्राइटनेस। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये चीज़ गलत हो गया, थोड़ा सा ये गलत हो गया, ये वाला इंटेंसिटी नहीं है ये, देखिए दो चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब क्या, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स स्पीड। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी हो, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा। अब देखिए कैसे है, मान लीजिए इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लग रहा है इतना, ठीक, और हमने क्या दिया, इससे थोड़ा सा इसको बढ़ा दे दिया। ठीक है, इस इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए लेकिन हमने इतनी सारी फ्रीक्वेंसी दे दी। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। अब ये एनर्जी क्या करेगा, ये जो इंटेंसिटी है, जो एक्सट्रीम इंटेंसिटी है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी देगा। ठीक है, क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी देगा। अब अगर हम इस पर लाइट गिरा रहे हैं तो कितनी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अच्छा, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रेज पर बीम, यानी एक बीम अगर हम दे रहे हैं तो उसमें कितनी रेज हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक बीम ले रहे हैं उसमें कितनी रेज हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। मान लीजिए हमने एक बीम गिराया, उसकी इंटेंसिटी कुछ है, जितनी इंटेंसिटी होगी क्या होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो आपको जानने थे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे हमारे पास एक ग्राफ है जो कि कुछ इस तरह है, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देखिए क्या है, अच्छा हमको ये पता है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने ज़्यादा क्या होंगे, उसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमने ज़्यादा एनर्जी दिया, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिया
अगर हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिया तो वो क्या करता है, अगर हमने किसी मेटल सरफेस को उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की दे दी तो पहले तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उसके बाद जो एनर्जी बच जाएगी उस एनर्जी को क्या करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बना देता है। किसकी काइनेटिक एनर्जी बनाता है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बना देता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से हमने देना शुरू किया। अब क्या है, इसी पॉइंट्स की बात तो क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यही पॉइंट क्या देगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये पॉइंट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है, लेकिन अब जब और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी के बाद से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया है। यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा था, ना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ना उसको कुछ मिल रहा था। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक, अब इस फ्रीक्वेंसी के बाद से जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ये क्या करेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी देगा। जितनी भी एनर्जी बच जाएगी उसको क्या, काइनेटिक एनर्जी दे देगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, यही एक हमारे पास इस एक लौता ग्राफ है। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब हम आते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अब हमको पता है कि रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन में एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है, कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एब्जॉर्व करे और कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन को क्या करे, एमिट करे। कोई ऐसी बॉडी आज तक नहीं बनी जो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन को एब्जॉर्व करे या रेडिएशन को एमिट करे। ठीक है, अब देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बोला गया है, all electromagnetic radiation are form of energy, our body can feel heat of sunlight and that is why we avoid the sunlight during the summer. ठीक है, what is the relation between the energy and the wavelength of frequency of light emitted? अब इन्होंने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, मान लीजिए अगर कोई एनर्जी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है what is the relation between एनर्जी एंड द वेवलेंथ। अब एक पैकेट में कितनी एनर्जी है, उसका कितना वेवलेंथ है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इतनी एनर्जी एक पैकेट्स में और उसका एक वेवलेंथ है, ठीक है, तो उसका वेवलेंथ कितना आएगा या एनर्जी कितनी आएगी वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसमें दोनों बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी डिपेंड अपॉन कॉन्टिन्यूस जनरेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी वैल्यू फॉर इन्फिनिटली स्मॉल ऑफ इन्फिनिटी लार्ज। However, our black body radiation and photoelectric effect at the beginning of the 19th century. अब क्या देखिए, however, this theory could not explain the resultant of black body radiation and photoelectric effect as the beginning of 19th century. Max Planck in 1901 gave a new revolutionary theory known as quantum theory of radiation. अब क्या हुआ कि photoelectric effect और black body radiation इससे हो नहीं पा रहा था। ठीक है, लेकिन फिर 1901 में प्लैंक्स आए और उन्होंने अपनी एक रिवॉल्यूशनरी थ्योरी दी जिससे कई सारी चीज़ें क्या हुई, सॉल्व हो गई। ठीक है, अब उसी थ्योरी में कुछ मेन फीचर्स जो हैं पढ़ते हैं। रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली बट डिसकॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम्स। अब क्या है, मैंने वही बोला आपसे कुछ देर पहले कि अगर कोई मेटल है या फिर कोई हमारे पास रेडिएटर है तो क्या करेगा, कोई बॉडी है तो वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएट नहीं करेगी, रेडिएशन को क्या करेगी, एमिट नहीं करेगी और रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। वो क्या करेगी, स्मॉल पैकेट के डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी या एमिट करेगी। ठीक है, अब वो पैकेट्स क्या बोला गया, क्वांटम बोला गया। क्या बोला गया, क्वांटम बोला गया। ठीक है, उस क्वांटम ईच पैकेट एनर्जी एसोसिएटेड विद द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन केस लाइट। अब क्या है, जैसे हमारा रेडिएशन, जैसे मान लीजिए लाइट को हमने, जैसे मान लीजिए लाइट को हमने क्या बोला कि स्मॉल फोटॉन्स के फॉर्म में क्या करता है, उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है।
ठीक है, तब वो पार्टिकल नेचर शो करता है। अब यहीं पे क्या है, कोई बॉडी है जो रेडिएट कर रही है एनर्जी, तो वो क्या करेगी, कॉन्टिन्यूसली रेडिएट नहीं करेगी, डिसकॉन्टिन्यूस वे में करेगी। और वो क्या करेगी, उस चीज़ का क्या करेगी, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी को क्या करेगी, रेडिएट करेगी या एब्जॉर्व करेगी। अब रेडिएट करेगी तो किस फॉर्म में करेगी, क्वांटम्स के फॉर्म में करेगी। छोटे छोटे क्वांटम्स तो भी क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स ही होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब क्या है कि अगर यहाँ से पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकल रहे हैं, ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकल रहे हैं, तो एक पैकेट में कितना एनर्जी होगा वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इंटेंसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने क्या किया, एक कांस्टेंट लाया जिसको हमने h बोला, और h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻34 जूल होता है। क्या होता है h की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 जूल होता है। ठीक है, ये होती है h की वैल्यू, सही लिखे हैं, हाँ सही है एकदम। ठीक है, अब अगर यहाँ से एक पैकेट ऑफ एनर्जी निकलती है, यहाँ से एक पैकेट एनर्जी निकलता है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, h म्यू होगी। उसकी एनर्जी क्या होगी, h म्यू होगी। अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 10h म्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 निकलता है तो 5 mu हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, नंबर ऑफ क्वांटम से एनर्जी हो जाएगी, कितने क्वांटम के पैकेट्स निकले वही एनर्जी शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, जैसे मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या है, E इज इक्वल्स टू h म्यू है, क्या है, h म्यू है, E इज इक्वल्स टू h। अच्छा, म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c बाय लेमडा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख दिए c बाय लेमडा, हो गया क्या, c बाय लेमडा। E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा। ठीक है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, c क्या है, स्पीड, h क्या है, वेवलेंथ, E क्या है, एनर्जी, एक क्वांटम की एनर्जी। ठीक है, इसको नोट करिए, यहाँ से नोट करिए, h की वैल्यू लिखिए, फिर ये लिखिए, पहले ये लिखिएगा, ठीक, फिर ये लिखिएगा, फिर यहाँ तक आइएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए ये नोट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि समझ में नहीं आया है, ठीक है, आपको लगेगा कि ऐसा कि समझ में नहीं आया है, लेकिन इसको जब पढ़ेंगे 2 बार 3 बार क्वेश्चंस लगाएंगे इस पे, तो आपको आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं कुछ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, सुनिए। Calculate the energy of a photon of light having frequency 3 into 10⁻15 per second and Planck's constant, जो हमारी वैल्यू उतनी दी है। अब इसका क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। We have to find what energy। H की वैल्यू दी है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल, और म्यू कितना दिया है 10⁻15, 3 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी किस में होता है, पर सेकेंड, या फिर क्या हो सकता है, और हर्ट्स हो सकता है, हर्ट्स होता है, HZ से शो करते हैं। ठीक है, एनर्जी निकाल दीजिए। एनर्जी क्या होता है, h म्यू होता है। h की वैल्यू 6.63 इंटू 3, और म्यू की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁻15, तो 10⁻31 इंटू 10⁻15। चलिए 6.63 इंटू 3 इंटू माइनस कर दिए, इसमें से कितना एनर्जी हो जाएगा, बोलिए 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 जल्दी बोलिए। 15 निकाल दिए भैया, 16 बच गया ना, 10⁻16 जूल्स बच गया। ठीक है, इतनी ही एनर्जी होगी।
ठीक है, इतनी ही एनर्जी होगी। ठीक है, अब चलिए इसको इंटू करते हैं तो ये कुछ आ जाएगा आपका 6.63 9 18 को 8 हाथ में आया 1 19। अब ये कितना आ गया 19.89 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल। 0.1989 इंटू 10 टू द पावर -14 जूल। ठीक है, इसकी एनर्जी आ गई इतनी। ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए हमारा जूल लाने के लिए यहाँ पे सेकंड होता है। ठीक है, जूल सेकंड होता है। ठीक है, 1 सेकंड में इतना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जूल सेकंड होगा और यहाँ पे सेकंड इनवर्स होगा, ये दोनों एक दूसरे से कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे जूल बच गया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए तो अगला क्वेश्चन बताएं। नोट हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन भी और मज़ेदार है, अगला क्वेश्चन और मज़ेदार है। अगला क्वेश्चन और मज़ेदार है। चलो भैया देखो क्या है। कैलकुलेट द कंपैरिजन ऑफ द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशन and one which is wavelength is 8 and other with the wavelength of 400 नैनोमीटर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेवलेंथ को क्या करेंगे, मीटर्स में चेंज करेंगे। ठीक है, वेवलेंथ दिया है λ1 क्या दिया है और λ2 दिया है। λ1 दिया 800 नैनोमीटर और ये कितना दिया 400 नैनोमीटर। अब अगर हम इसको चेंज करें 800 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर -7, ये कितना हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, अब जरा देखिए ये हमारे पास λ1 है, ये हमारे पास λ2 है, दोनों की एनर्जीज को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की एनर्जीज निकालनी पड़ेगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, E इज इक्वल्स टू hc/λ। क्या लगाएंगे, E इज इक्वल्स टू hc/λ। यहाँ पे भी क्या, यहाँ λ1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा hc/λ2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। चलिए क्या हो गया, h की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू इसकी स्पीड क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है अपॉन क्या है लैम्डा क्या दिया 8 इंटू 10 टू द पावर -7 दिया हुआ है। अब देखिए क्या है ना, अब देखिए क्या है, यहां पे हमने स्पीड कौन सी ली है, लाइट की स्पीड ली है, वैक्यूम वाली 3 इंटू 10 टू पावर 8। ठीक है, उसी से सॉल्व होगा। ठीक है, यहां पे भी हम वही कर देते हैं, E2 इज इक्वल टू ये E1 हो गया। ठीक है, ये E2 हो गया। ठीक है, H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 इंटू क्या 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, चलिए उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 6.063 इंटू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा 7 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 8 7 कितना हो जाएगा 15, 34 में से 15 निकाल दिए बचेगा 19 -19 जूल में आएगा। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा 6.63 इंटू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -19 जूल, दोनों का सेम आ गया। ठीक है, चलिए इन सब का रेशियो निकालना है, नहीं E1/E2, हाँ E1/E2 निकाल देंगे, लेकिन चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है 19.98 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 2 और कितना बच गया 4.98 बच गया। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा के या पॉइंट लग जाएगा सीधे सीधे और ये 498 हो जाएगा। तो कितना बार में जाएगा देखिए 5 50 5 और ये 6 तो ये क्या जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। कितना बच गया 18 बच गया, फिर 2 बार में कितना जाएगा 16, फिर 2 बच गया, फिर 2 बार में यहाँ पे कितना आएगा 6.22 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.622 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल आ जाएगा। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी आएगी देखिए, अब हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, 6.63 डिवाइडेड बाय 4 कितना बच गया 1 टाइम्स में 4 जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 63 उतर गया। ठीक है, 40 15 टाइम्स में 60, यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर एक 0 लगा दीजिए तो 7 टाइम्स में। ठीक है, 7 टाइम्स में कितना आ गया
1.157 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये दोनों आ गए हमारे, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, आंसर से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन नोट करिए, नोट हो गया। ठीक है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और आपको सॉल्व करने पड़ेंगे एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, दो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कुछ और दिया रहेगा, कुछ और निकालना रहेगा, किसी को फाइंड करना है, किसी को घटाना रहेगा। ठीक है, ये करना है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आप लोग से एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी के प्रेजेंस में क्वांटम थ्योरी के अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेनेशन किया गया वो पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।